अगस्त मुनि की रैली से क्या सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव का शंखनाद कर दिया है? और भाजपा के वो कौन कौन से दावेदार हैं जिनकी चिकुड़ी में कबलाहट और आंखों में रगड़ाहट होने लग गया है? आजकल रुद्रप्रयाग और केदार घाटी वाले कुछ स्पेशल सा फील कर रहे होंगे। मोहित डिमरी ने हरीश रावत के हाथों से सम्मान लेने से क्यों इनकार कर दिया? भ्रष्टाचारियों पर आजकल उत्तराखंड में खूब एक्शन हो रहे हैं। 48 घंटे में 2 रंगे हाथों पकड़े गए। धामी सरकार में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है? तिरुपति प्रसाद जिस मिलावटी घी में बना था उसका उत्तराखंड से क्या लिंक है? आइए बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में छोड़िए। रुद्रप्रयाग जिला या फिर केदारनाथ क्षेत्र आजकल खुद को स्पेशल सा फील कर रहा होगा। स्पेशल इसलिए क्योंकि लगातार उत्तराखंड सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी वक्त वक्त पर रुद्रप्रयाग जिले में या फिर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में आ जा रहे हैं। हो सकता है कि इतने माननीयों के एक्टिव हो जाने से, आने जाने से कामकाज भी तेजी के साथ हो रहे हों। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री के दौरे भी केदार घाटी में हो रहे हैं। केदार घाटी के लोगों से ये पूछा जा रहा होगा कि भाई आपको क्या चाहिए ये बताइए। इस समय जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव होने वाला है। और ये उपचुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि सरकार के लिए ये केदारनाथ विधानसभा वाला उपचुनाव अब जीने और मरने वाला उपचुनाव बन चुका है। 5 मंत्री पहले से ही लगे हैं और कल मुख्यमंत्री की अगस्त मुनि में एक विशाल रैली भी हुई है। कार्यक्रम था लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान वाला। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने 195 करोड़ के आसपास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रुद्रप्रयाग जिले के लिए 25 बड़ी घोषणाएं की गई। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने उन सब चीजों को कवर किया जिन पर विपक्ष सरकार को घेर रहा था। दिल्ली वाले केदारनाथ मंदिर का विवाद इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि अभी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस पर सफाई देनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ एक था, एक है और एक ही रहेगा। सीएम धामी ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने यहां पर झूठ फैलाया है कि मुख्यमंत्री केदारनाथ से शिला लेकर के दिल्ली गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। धामी ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने यहां पर एक और झूठ फैलाया है कि सरकार यात्रा को डाइवर्ट करना चाहती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जो केदारनाथ के दर्शन करने आएगा उसे कहीं और भेज देंगे? ये यात्रा आने वाले समय में और भी तेजी के साथ चलेगी। केदारनाथ की धरती से ही सीएम धामी ने उत्तराखंड के लिए भू कानून लाने की बात को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि इस पवित्र भूमि से मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि उत्तराखंड के अंदर हम ही सख्त भू कानून लेकर के आएंगे और इसके लिए काम भी चल रहा है। आने वाले बजट सत्र तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि भू कानून ले आएंगे। और जिन बाहरी लोगों ने यहाँ पर जमीनें खरीदे हैं उनकी भी जांच की जाएगी। झूठ फैलाने वाले फैलाते रहें। देवभूमि के लोग भोले भाले जरूर हैं, लेकिन इनके प्रोपेगेंडा को अच्छी तरीके से समझते हैं। अगस्त मुनि में सीएम ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने गिनाया कि कैसे नीति आयोग के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में उत्तराखंड देश में नंबर 1 बना, कैसे बेरोजगारी दर उत्तराखंड में घटी है, वगैरह वगैरह। जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ समय में केदारनाथ का उपचुनाव होना है। उस लिहाज से भी ये रैली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। भाषण के शुरू में ही उन्होंने दिवंगत पूर्व विधायक शैला रानी रावत को भी याद किया। उन्होंने कहा कि हम शैला दीदी के सपनों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस रैली में कबलाहट तो उनकी जिकुड़ी पर भी हो रहा था, जो कि भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। अपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए सभी लोग जोर लगा रहे हैं। भाजपा में केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए टिकट के भी खूब दावेदार हैं। शैला रानी रावत का जिक्र इस रैली में मुख्यमंत्री ने किया तो उनकी बेटी भी दावेदार मानी जा रही हैं, ऐश्वर्या रावत। आशा नौटियाल यहां से पूर्व में विधायक रह चुकी हैं, वो भी एक मजबूत दावेदार हैं। कुलदीप रावत, इन्होंने तो निर्दलीय ही 2 बार राष्ट्रीय दलों के छक्के छुड़ा दिए थे। हालांकि वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। ये भी बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। और भी हैं, लेकिन मुख्य दावेदार ये 3 ही माने जा रहे हैं। अब कुछ लोग अजय कोठियाल का नाम भी इसमें जोड़ लेंगे। बाकी यहाँ पर जो लोकल नेता हैं उनकी भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब देखें कि समीकरण किसके पक्ष में बैठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। वैसे उपचुनाव में दिवंगत विधायक के परिजनों में से ही किसी एक को टिकट देने की परंपरा को पहले भी हम देख चुके हैं, तो फिर इसमें भी आपको क्या लगता है कि किसको यहाँ से बीजेपी टिकट दे सकती है? कमेंट में बताइए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। ये वीडियो है मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी का। मोहित डिमरी एक रामलीला के कार्यक्रम में थे। वहां पर पूर्व सीएम उत्तराखंड के हरीश रावत मौजूद थे। उनके हाथों से लोगों को सम्मान दिया जा रहा था। जब मोहित डिमरी का नंबर आता है तो उन्होंने हरीश रावत के हाथों से सम्मान लेने से इनकार कर दिया। बाकायदा उन्होंने बोला कि मैं हरीश रावत का सम्मान करता हूं। हो सकता है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आ जाए और हरीश रावत मुख्यमंत्री भी बन जाए। जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए मूल निवास भू कानून और गैरसैंण राजधानी को लेकर के कोई ठोस कानून बनाएंगे, तब मैं उनके हाथों से सम्मान को सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं हरीश रावत जी का बहुत सम्मान करता हूं, दिल से आदर करता हूं। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, अभी 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं। हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत जी हों। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए स्थायी राजधानी गैरसैंण, मजबूत भू कानून, मूल निवास इस राज्य में लागू करेंगे तो मैं आपके हाथ से सम्मान जरूर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल छोटे लेवल के भ्रष्टाचार पर उत्तराखंड में खूब एक्शन हो रहे हैं।
पिछले 48 घंटों में विजिलेंस की टीम ने 2 जगहों पर कार्रवाई की है। चमोली और पौड़ी से 2 रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई करने के लिए हमने विजिलेंस को सख्त बनाया है। भविष्य में भी भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। विजिलेंस की इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। कर्णप्रयाग में आबकारी इंस्पेक्टर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ये आबकारी इंस्पेक्टर शराब ठेके की निकासी पर रोक लगा करके रिश्वत की मांग कर रहा था। ठेके वाले ने विजिलेंस से इसकी शिकायत कर दी और विजिलेंस ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जबकि पौड़ी में एक कानून गो को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये कानून गो जमीन का सीमांकन करने के लिए 15,000 रुपए मांग रहा था। पिछले 9 महीनों में विजिलेंस की टीम ने 30 रिश्वतखोरों को जेल भेजा है और पिछले 48 घंटे में विजिलेंस की टीम ने 2 रिश्वतखोरों को पकड़ा है। धामी सरकार के पिछले 3 साल के कार्यकाल में ही 70 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि पिछले 23 सालों का रिकॉर्ड ये कहता है कि 303 लोगों की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामलों में हुई है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बात की थी कि कैसे विजिलेंस की टीम इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव है। एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं। जो लोग रिश्वत ले रहे हैं उनको ट्रैप किया जा रहा है, रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि यार तुम कभी सरकार की तारीफ नहीं करते हो। आपसे निवेदन कि रोज वीडियो देखा कीजिए, इससे मेरे व्यूज भी आते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि किस दिन किस चीज पर बात हो रही है। और जब कुछ अच्छा होता है तो उस पर भी बोला जाता है, उस पर भी बात होती है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि ये काम तो ठीक हो रहा है, विजिलेंस ऐसे मामलों पर काम कर रही है जो कि अच्छी बात है। लेकिन आज 7 तारीख हो गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में सब कुछ सुनपट हो रखा है। 7 या 8 तारीख तक का समय था सरकार के पास। सरकार को इस पर फैसला लेना था, लेकिन शायद अभी तक कोई फैसला लिया नहीं गया है। अब आगे कोर्ट ही कुछ करेगा इस मामले में या फिर बिना जांच के ही गणेश जोशी को क्लीन चिट मिल जाएगी, ये समय बताएगा। तिरुपति मंदिर का प्रसाद जिस घी में बना था, जो कि एक मिलावटी घी था, आप इस मामले को जानते ही होंगे। वो घी रुड़की भगवानपुर स्थित डेयरी से सप्लाई हुआ करता था। रविवार को खाद्य संरक्षण विभाग ने रुड़की भगवानपुर की इस डेयरी का निरीक्षण किया, जिसका नाम भोले बाबा डेयरी है। इसके बाद केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी गई जिसमें इनके लाइसेंस को निरस्त करने की सिफारिश की गई है। ये डेयरी केंद्र के लाइसेंस से उत्तराखंड में संचालित हो रही थी। अब देखें इस मामले में भी आगे क्या क्या एक्शन होते हैं, क्या क्या कार्रवाई होती है। ये थे आज के टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।